नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज का बुलेटिन। मेरठ में संपत्ति विवाद में एक आदमी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये देखकर उसकी पत्नी ने जहर खा लिया। घटना बहसूमा क्षेत्र के अकबरपुर सदाता की है। जमीन को लेकर दो भाइयों में विवाद था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आज ये सूचना मिली थी कि एक बहसूमा में एक अकबरपुर सादात गांव में किसी ने अपने गोली मार ली है। बाद में ये भी पता चला कि उसकी पत्नी ने जहर खा लिया है। उसी सूचना पर जानकारी की गई तो पाया गया कि इनके बीच में भूमि का विवाद था। इनके तीन भाई थे और एक की मौत हो चुकी थी। एक फौज में थे जो अभी आया था और इनके ज़मीन के बंटवारे को लेकर के आज उनके पिताजी कुछ बंटवारा की बात हो रही थी, जिसमें गुस्सा होकर के उसने अपने गोली मार ली और गोली मारने के बाद उसकी पत्नी ने भी जहर खा लिया। पति को अस्पताल ले जाया गया था, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। पत्नी का इलाज बताया जा रहा है कि अभी चल रहा है। उसको भर्ती कराया गया अस्पताल में और बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर मंदिर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ मंदिर में एकत्र की गई मिट्टी भाजपा की स्थानीय कमेटी को सौंपी गई। इस अभियान के तहत 1500 स्थानों से मिट्टी एकत्र की जानी है। भारतीय के मन में एक इच्छा होगी कि उस समय एक सशक्त भारत, एक समर्थ भारत और दुनिया का एक सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में एक नए भारत का दर्शन भारत को हो, जो दुनिया को नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा हो। उस भारत के लिए, ऐसे समर्थ और सशक्त भारत के लिए, एक शक्तिशाली भारत के लिए जो कार्यक्रम दिए गए हैं, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में माटी को नमन, वीरों को वंदन, विरासत के सम्मान के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम का शुभारंभ आज मेरा सौभाग्य है गोरखपुर महानगर की टीम के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज यहाँ पर गोरखपुर की माटी को इस अमृत कलश के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कल देश भर में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई थी। मंदिरों में देर रात तक श्रद्धालु भजनों पर झूमते रहे। गाजियाबाद के राजनगर स्थित इस्कॉन मंदिर में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप और एनएचआई के चेयरमैन वरिष्ठ आईएएस संतोष यादव जैसे अनेक वीआईपी लोगों ने पूजा अर्चना की। राजनगर स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। यहाँ दोपहर से ही लाइन लगनी शुरू हुई थी। लंबी लाइन होने के बाद भी भक्त भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे। इस्कॉन मंदिर में शहर के गणमान्य लोगों ने भी पूजा की। मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष आदिकर्ता दास, प्रबंधक सुरेश्वर दास, समाजसेवी संजीव गुप्ता ने गणमान्य लोगों को श्री कृष्ण की प्रतिमा पट का प्रसाद देकर अभिनंदन किया। मंदिर में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, एनएचएआई के चेयरमैन वरिष्ठ आईएएस संतोष यादव, जिलाधिकारी आर.के. सिंह, डीसीपी निपुण अग्रवाल, युग करवट के प्रधान संपादक सलाम मियां, समाजवादी पार्टी के नेता सुरेंद्र मुन्नी, राहुल चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के नेता अमरीश त्यागी, पूर्व मेयर आशु वर्मा, महानगर भाजपा के अध्यक्ष संजीव शर्मा, पार्षद प्रवीण चौधरी, वीवीआईपी ग्रुप के प्रवीण त्यागी दर्शन के लिए पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के निस्तौली गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। इस गांव में अजय और योगेंद्र कबूतर पालते हैं। दोनों में इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। योगेंद्र ने अजय को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। योगेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज दिनांक 8/9/2023 को समय करीब 1 बजे थाना टीला मोड़ से सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम निस्तौली के अजय उम्र करीब 32 वर्ष की चाकू लगने से मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना टीला मोड़ की पुलिस तत्काल मौके पहुंचती है तो यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अजय और योगेंद्र नाम के व्यक्ति दोनों ने कबूतर पालन किया है। इनमें कबूतरों को लेकर विवाद था
जिसमें योगेंद्र ने अजय को चाकू मार के घायल कर दिया, जिसपे अजय को जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर परिवार वालों से तहरीर प्राप्त कर अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्त योगेंद्र की गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त वेलफेयर एसोसिएशन ने आज गाजियाबाद में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन का आरोप है कि कड़कड़ मॉडल, महाराजपुर और साहिबाबाद में पुलिस द्वारा उनके संस्था के जो सदस्य हैं उन्हें परेशान किया जाता है। आरोप यहाँ तक है कि उनसे उगाही भी की जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अध्यक्ष तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में आज नीलामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल अपनी संपत्ति को बेचकर जीडीए लगातार पैसा कमाने में लगा हुआ है, क्योंकि जीडीए को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है और शहर में काफ़ी प्रॉपर्टी उसकी पड़ी हुई है। आज सुबह 10 बजे से ही नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए थे, जिसमें बड़ी भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अपनी आय बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोज रहा है। इसी क्रम में प्राधिकरण ने अपनी प्रॉपर्टी को नीलाम करने की योजना बनाई थी, जिस पर हर शुक्रवार को काम होता है। यहाँ हर शुक्रवार को प्रॉपर्टी नीलाम की जाती है। आज भी प्राधिकरण ने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए नीलामी का आयोजन किया। नीलामी के लिए जीडी की ओर से सुबह के समय ही रजिस्ट्रेशन खोल दिया गया था। नीलामी में हिस्सा लेने के लिए करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और टोकन हासिल किया। जीडी की ओर से नीलामी कमेटी ने इसमें हिस्सा लिया। इस कमेटी में एफसी, कार्यवाहक चीफ इंजीनियर, प्रॉपर्टी अफसर, सीपी त्रिपाठी, एफसी आदि अधिकारी मौजूद रहे। नीलामी में अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें, इसके लिए जीडी काफ़ी दिन से प्रचार प्रसार कर रहा था, जिसका असर आज दिखाई भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। टीला मोड़ थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिला है। उसकी पहचान अनिल उर्फ पप्पू के रूप में हुई है। उसके परिजनों का आरोप है कि कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में उसके साथ मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है कि थाना टीला मोड़ के अंतर्गत चौकी तुलसी निकेतन के सफ़ेद गेट के पास अनिल पुत्र पप्पू उम्र करीब 24 वर्ष की शरीर मृत अवस्था में पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचती है, शव को कब्जे में लेकर पीएम हेतु रवाना करती है। परिवारजनों का अभियुक्तों पे आरोप होता है कि चोरी के शक में अनिल को मारा पीटा गया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। इस सूचना पर परिवारजनों से जो तहरीर प्राप्त होती है, इस पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया जाता है तथा टीम का गठन किया जाता है। टीम के गठन से 3 जो मुख्य अभियुक्त हैं, इनमें नौशाद पुत्र दिलशाद, अखलाक पुत्र अली अफजल व शुभान पुत्र अभियुक्त गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, तत्काल उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। 5 तारीख को यहां पे वोट डाले गए थे। आज मतगणना हुई और परिणाम समाजवादी पार्टी या कहें कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी है। इस चुनाव को आने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिसे समाजवादी पार्टी यानी कि विपक्ष के गठबंधन ने जीत लिया है। और जीत भी कोई छोटी मोटी नहीं है, एक बड़े भारी अंतर से ये चुनाव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीता है और भाजपा के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव क्यों हारी, क्योंकि इससे पहले मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ था। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। लगातार 2 उपचुनाव भाजपा हार चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जिन जिला पंचायत सीटों पर उपचुनाव हुआ था, वहां भी समाजवादी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है। तो क्या निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भाजपा का जादू लोगों के सर से उतर रहा है? क्या इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा?
क्या अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी? क्योंकि घोसी उपचुनाव के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इतना तो सोच ही लेना चाहिए कि किसी भी जिले में किसी भी व्यक्ति को तुरंत पार्टी में लाकर अगर आप टिकट दे देंगे तो कार्यकर्ता उसके लिए काम नहीं करेंगे और जनता उसके लिए वोट नहीं करेगी। क्योंकि खतौली विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ था। वहाँ जो भाजपा के कैंडिडेट थे, जो पहले भाजपा के विधायक थे, कोर्ट से आयोग होने के बाद जब वहाँ उपचुनाव हुआ तो उन्हीं की पत्नी को भाजपा ने टिकट दिया, जो पहले कभी राजनीति में सक्रिय नहीं थी। वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज की। यहाँ पर भी यही हुआ। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से विधायक थे, पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी से हार मिली। तो भाजपा को आने वाले चुनाव में अब पदाधिकारी और प्रत्याशी चयन में ये ध्यान रखना होगा कि दूसरे दल से आए व्यक्ति को तत्काल कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी न दे, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दे। घोसी उपचुनाव में मिली हार के कुछ कारणों पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब दारा सिंह चौहान उनके मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे। उनके पास वन और पर्यावरण जैसा मंत्रालय था। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह चौहान ने पार्टी छोड़ दी, मतलब भाजपा छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी की सरकार न बनने से निराश दारा सिंह चौहान फिर से भाजपा में आ गए। कुछ दिन बाद भाजपा ने घोसी से टिकट दे दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि दारा सिंह के समर्थक, आम जनता को ये पता ही नहीं चल पाया कि वो कब सपा में थे और कब भाजपा में थे और कब फिर सपा में आ गए। घोसी के लोग कहते हैं कि भाजपा को उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। कुछ दिन पहले भाजपा के झंडे लगाकर उन्हें क्षेत्र में घूमने फिरने का मौका मिल गया होता। मतलब आम जनता घोसी की ये जता चुकी थी कि अब दल बदल करने वाले दारा सिंह चौहान को वो पसंद नहीं करती और इस पर सभी पार्टियों को सोचना चाहिए। 2009 में दारा सिंह बसपा से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे थे। 2014 में बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव हार गए। 2015 में भाजपा में शामिल हो गए। 2017 में भाजपा ने मधुबन से टिकट दिया, विधायक बने, मंत्री बने। 2022 में समाजवादी पार्टी में चले गए, विधायक तो बन गए, लेकिन सपा की सरकार ही नहीं बनी तो मंत्री में नहीं शामिल हो पाई। दूसरा बड़ा कारण हार का जो है वो मुख्तार अंसारी का होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ। इसके चलते मुस्लिम मतदाताओं पर मुख्तार अंसारी परिवार का प्रभाव रहा है। मुख्तार 5 बार मऊ से विधायक रह चुके हैं। उनके पुत्र सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से मौजूदा विधायक हैं। इसी के चलते मुस्लिम वोट एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी को गया और वहाँ उस समय सबको पता था कि भाजपा के सामने सबसे मजबूत प्रत्याशी समाजवादी पार्टी है, बसपा मैदान में नहीं है। तो घोसी उपचुनाव में भी यही हुआ कि वहाँ पर बसपा चुनाव में नहीं थी। मुस्लिम मतदाताओं के पास एकमात्र विकल्प समाजवादी पार्टी थी और एकजुट होकर उन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने यहाँ से अब्बास अब्बासी को खड़ा किया था। उनको 81,000 वोट मिले थे। इस उपचुनाव में मुस्लिम वोट बंटने का कोई कारण ही नहीं था और इसका लाभ समाजवादी पार्टी को हुआ। तीसरा बड़ा कारण योगी सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा से नाराज़गी भी बताई जाती है। नगर विकास और बिजली महकमा संभाल रहे अरविंद शर्मा से स्थानीय स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ता और लोग नाराज़ हैं। पहले अरविंद IAS थे, वहाँ से VRS लेकर राजनीति में प्रवेश किया और मंत्री बने। मऊ अरविंद शर्मा का गृह क्षेत्र है, होम टाउन है। हालांकि अरविंद शर्मा ईमानदार छवि के अधिकारी रहे हैं। उनकी इसी छवि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद करते थे। उन्हीं के इस आशीर्वाद से अरविंद शर्मा को राजनीति में प्रवेश मिला। स्थानीय लोग जो घोसी को कहते हैं कि मंत्री ईमानदार बहुत हैं, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी बहुत भ्रष्ट हो गई है और मंत्री का अपने विभाग के अधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं है। लोग कहते हैं कि नगर पालिकाओं की हालत ये है कि पहले ठेकेदार को 25% कमीशन देना होता था, जो अब 40% कर दिया गया है। किसानों के अपने आरोप हैं और अरविंद शर्मा से जो नाराज़गी कार्यकर्ताओं की और स्थानीय लोगों की थी, वो भी घोसी उपचुनाव में हार का बड़ा कारण बना है।
चौथा जो कारण हम जानते हैं इसमें, चौथा कारण ये है कि इस उपचुनाव में अखिलेश यादव शुरू से ही एक्टिव थे। घोसी के उपचुनाव में अखिलेश यादव शुरू से प्रचार में जुट गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतिम समय में मोर्चा संभाला। पहले इसका उल्टा होता था, किसी भी चुनाव में भाजपा पहले तैयारी में लग जाती थी, दूसरे दल बाद में लगते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने घोसी को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। उनके चाचा शिवपाल यादव भी लगातार डटे रहे और इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहला एक चुनावी प्रयोग था जिसमें विपक्ष ने बाजी मारी। ये भी माना जाता है कि इस बार ठाकुर वोट भाजपा से किनारा कर गए। इस विधानसभा क्षेत्र में ठाकुर वोट पूरी तरह से भाजपा का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन उपचुनाव में स्थानीय फैक्टर चल गया और ठाकुर वोट भाजपा को नहीं जा सके, ये भी चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, वो घोसी विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जबकि दारा सिंह चौहान मधुबन विधानसभा से आते हैं। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि बसपा का बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट इस चुनाव में नहीं था, इसलिए भी समाजवादी पार्टी शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थी। दलित वोट अंतिम समय तक कन्फ्यूज रहा कि किसे वोट देना है। चुनाव के अंतिम समय में मायावती का केंद्र सरकार पर हमलावर रवैया भी ये संदेश दे गया कि भाजपा को वोट देना जरूरी नहीं है। 2022 में जो चुनाव हुआ था उसमें बसपा ने 21% वोट पाया था और इस बार आधा भी बटा तो समाजवादी पार्टी की जीत में सहायक बना। तो घोसी उपचुनाव ने एक देश को नया मामला दे दिया है, जो केंद्र की राजनीति में, जो 2024 की राजनीति में मुद्दा बनेगा, इंडिया बनाम भारत। उपचुनाव ने बता दिया है कि जनता इंडिया को पसंद कर रही है और वो ये मान रही है कि भारत और इंडिया एक ही देश हैं, इसे दो करने का प्रयास ना किया जाए। मैं पहले कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कर्णधारों को, उनके रणनीतिकारों को अब फिर से विचार करना होगा। नई कमेटी में ऐसे लोग रखे जाने चाहिए जिनके क्षेत्र में पकड़ है, कार्यकर्ता इनका सम्मान करते हैं। नए आए लोगों को थोड़ा विश्राम देना चाहिए। अब बात करता हूँ शिखर सम्मेलन की। दोस्तों, दिल्ली में शिखर सम्मेलन G20 शुरू हो चुका है। बहुत सारे मेहमान हमारे आ चुके हैं। लगातार मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने अमेरिका राष्ट्रपति की अगुवाई की, उनका स्वागत किया। इस सम्मेलन से जुड़ी कुछ चीज़ें आपने लगातार कुछ 3-4 दिन में देखी हैं। आज मैं एक जिक्र कर देता हूँ खादी का इस सम्मेलन से बड़ा जो लगाव है। दरअसल सम्मेलन में आ रहे मेहमानों के विशेष स्वागत की तैयारी की गई है। भारत मंडप में ये व्यवस्थाएं हुई हैं। प्रगति मैदान के नवनिर्मित भारत मंडपम में खास प्रदर्शनी मेहमानों, जो विदेशी मेहमान हैं, उनके लिए लगाई गई है। इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के देश के सभी राज्यों के हैंडलूम प्रोडक्ट्स को दिखाया जाएगा। यहाँ से विदेशी मेहमान सामान खरीद भी सकेंगे। विदेशी मेहमानों को खादी से रूबरू कराने के लिए, पहचान कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ लगने वाले स्टॉल में खादी के स्टॉल भी शामिल किए गए हैं। ये स्टॉल आकर्षण का केंद्र हैं। इस खादी के स्टॉल में खादी से बने जैकेट, शॉल, हाथ से बना कुर्ता, खादी की शर्ट, ब्लॉक प्रिंटेड कुर्ता, देसी शहद की मिठास को लोग देख पाएंगे। विदेशी मेहमान उनको परख पाएंगे। खादी के स्टॉल में चरखे से सूत काटने की प्रक्रिया जो है वो दिखाई जाएगी। दूसरे हिस्से में खादी के उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। अन्य स्टॉल में लेह लद्दाख के बने ऊनी बस्ते, बनारसी साड़ी, कांजीवरम सिल्क साड़ी, एरी सिल्क को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेशी मेहमानों को लुभाने के लिए, भारतीय हैंडलूम को दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए ये स्टॉल लगाया गया है। विदेशी मेहमानों के लिए जो वस्तुएं निर्मित हैं उन्हें सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार ने फोकस किया है वो खादी पर किया है। बात ज्ञानवापी मामले की। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ASI की अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्व की अदालत ने 8 सप्ताह अतिरिक्त समय देने का आदेश दिया है। गुरुवार से ज्ञानवापी में सर्वे का काम मस्जिद कमेटी के विरोध के कारण रुका था। अब अदालत का आदेश आ गया है और ये सर्वे दोबारा शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद उसके आसपास के शहरों की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। विस्तृत रूप से जानकारी करना चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। नमस्कार।